नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, आज के हालात देखकर क्या हमें ये नहीं लगता कि काश बाबा साहेब हमारे साथ होते। हमारे प्रॉब्लम्स या मुश्किलें जिन्हें दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको सुलझाने के लिए जब हम आसपास नज़र दौड़ाते हैं, हमारे सो कॉल्ड लीडर्स की ओर देखते हैं, तो क्या नतीजा होता है? हमें मिलती है निराशा, और घोर निराशा। बाबा साहेब के विचारों को नहीं, उनके केवल नाम को लेकर सामने रखकर एक डिस्प्ले बोर्ड की तरह आपसे वोट मांगने वाले नेताओं को देखकर कलेजा फट जाता है कि क्या नौबत आ गई है हम पर। कहाँ हमारे बाबा और कहाँ ये। हाँ, कुछ सम्माननीय अपवाद ज़रूर है, पर उनका दायरा बहुत छोटा है। हमारी हालत बड़ी विचित्र है। कोई दूरदृष्टि वाला प्रभावशाली नेता नहीं है और ना ही है कोई शक्तिशाली संगठन। ऐसे में हम क्या करें? क्या किसी चमत्कार की अपेक्षा रखें कि कोई बाबा साहेब फिर से जन्म लेगा और वो हमारी सभी मुसीबतें दूर कर देगा? चमत्कार, मिरेकल्स ज़रूर होते हैं। एक हुआ था 2500 साल पहले और दूसरा 125 साल। क्या हम हज़ारों साल उनके आने का इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, या फिर इस रेयर प्रोबेबिलिटी से नज़र हटा के हम खुद कुछ करना चाहते हैं? बाबा साहेब को अपेक्षित समाज निर्माण करना चाहते हैं। आप कहेंगे, अरे हम तो तैयार हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, पर करे तो करे क्या? हम कहाँ इतने बाबा साहेब या बुद्धा इतने टैलेंटेड या विजनरी हैं? हम क्या कर सकते हैं? बात बिल्कुल सही है, पर फिर भी मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों के पास है। बाबा साहेब ने अपार कष्ट किए, पर उसके बाद भी उन्हें इस बात का एहसास था कि कुछ न कुछ तो बाकी रह ही जाएगा। उन्हें यह मालूम था कि वो भी एक इंसान ही है और एक दिन उन्हें जाना ही पड़ेगा। उस वक्त उनके आसपास उनकी योग्यता का ऐसा कोई भी दूसरा नहीं था, पर उनको यह इंश्योर करना था कि जो समता रथ उन्होंने महत् प्रयास से आगे बढ़ाया था, उसे वो आगे की ओर ही बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, और शायद इसीलिए उन्होंने इतना कुछ लिखा। जी हाँ साथियों, जैसे मुस्लिम्स अपने हर प्रॉब्लम का हल कुरान में ढूंढते हैं, क्रिश्चियन बाइबल में, हिंदू गीता में, वैसे ही हम ही क्यों, हर आधुनिक मनुष्य को हमारे प्रश्नों के हल बाबा साहेब की राइटिंग्स में मिल सकते हैं। हमारे पास यह खजाना पड़ा हुआ है कई वर्षों से, पर शायद हम इसके बारे में उतने वाकिफ़ नहीं हैं। अगर पता है तो फिर हमारे पास वो ऑनेस्ट फीलिंग नहीं है जो एक ईमानदार मुस्लिम, क्रिश्चियन या हिंदू के पास रहती है। साथियों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि हम बहुत सारी मुश्किलों से घिरे हुए हैं, पर इससे भी बड़ा सत्य ये है कि हमारे पूर्वज जो बाबा साहेब के जन्म के पहले पैदा हुए थे, उनकी हालत हमसे भी कई गुना खराब थी, अत्यंत दयनीय थी। हम लोग उनसे कई गुना अच्छी स्थिति में हैं और हमारे पास है बाबा साहेब द्वारा छोड़ी गई दौलत जो उन बेचारों के पास नहीं थी। तो चलिए देखते हैं कि बाबा साहेब द्वारा हमारे लिए छोड़ी गई दौलत का हम किस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार बाबा साहेब ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये निकलता है कि बाबा साहेब की जीवनी, उनके भाषणों, उनके प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णयों और उनके द्वारा लिखे गए प्रचंड ग्रंथ में ही बाबा साहेब है। जीवंत, जीते जागते बाबा साहेब। हमें रोने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनका जीवन हम ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें तो हमें उत्तर ही नहीं मिलते, अपितु अपार उत्साह भी प्राप्त होता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। बाबा साहेब का महत्वपूर्ण मैसेज था, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित होना, ये सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है। अब पढ़ना मतलब क्या? इसमें दो बातें होती है। एक प्रकार की पढ़ाई से आप स्वयं सक्षम हो जाते हैं और अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस ऑफिसर इत्यादि।
पर उसका दूसरा गहरा अर्थ ये है कि हमें शिक्षित होना है सामाजिक तौर पर। हमें देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि विषयों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना है, और ये उतना भी कठिन नहीं जितना प्रतीत होता है। इस तरह चौकन्ना रहने से जो भी राजनीतिक पार्टी राज कर रही है, उसकी कोई भी हरकतों से, निर्णयों से हमारे आने वाले पीढ़ियों पर क्या असर पड़ेगा, इसका आकलन बहुत अच्छी तरह से हो सकेगा, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिए, बाबा साहब ने कहा था, मुझे मेरे समाज के किले को अभेद्य रखने के लिए मजबूत मीनारों की, वॉच टावर्स की ज़रूरत है। वो मजबूत मीनारें इसी तरह के भावना से ही निर्माण हो सकती हैं और समाज का किला अभेद्य रह सकता है। संगठित होना, क्या इसको समझाना ज़रूरी है? निस्संशय ये दूसरी बहुत बड़ी ज़रूरत है। छोटे मोटे विवादों की अपेक्षा हम दूर का विचार करने की ताकत लाए और संगठित होए। संघर्ष करना हमारे लिए तो ये जीवन भर का कार्य है। कदम कदम पर कड़ी परीक्षा और संघर्ष। पर याद रखिए, हम अम्बेडकरवादी है, संघर्ष के आदी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पब्लिश की गई बाबा साहेब की पुस्तकें कुछ इस तरह से हमें प्रोत्साहित करती है और उच्च जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। वॉल्यूम 1, हमारे देश में जो हजारों सालों से जातियां निर्मित की गई हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके कारण जो समस्या निर्माण हुई है, इस तरह की अत्यंत उपयुक्त जानकारी जो हम सभी को अवश्य पता होनी चाहिए, वो इस भाग को पढ़ने से ज्ञात होती है। साथ ही साथ हमारी आंखें खुल सकती हैं उनके द्वारा लिखे हुए लिंग्विस्टिक स्टेट पर लिखे अमूल्य दस्तावेज से। सरकार की कोई भी नीतियों या निर्णयों को आंख मूंद के स्वीकार करने की बजाय उस नीति का गहरा अध्ययन करना कितना ज़रूरी है। जैसे उस वक्त सरकार भाषा के रचना के अनुसार राज्य बनाने का फैसला करती है, तो बाबा साहेब उस निर्णय के पीछे का कारण, राजनीति और भविष्य में क्या हो सकता है, ये न केवल बताते हैं, अपितु वो सरकार को जो कमज़ोर वर्ग है उसकी हालत बाद में क्या हो सकती है और उनकी संख्या अगर नए राज्य में अल्प हो जाती है तो उन्हें बहुसंख्यक लोगों के जुल्म से कैसे बचाया जा सकता है, इत्यादि विषयों पर बहस करते हैं। जो दूर का खतरा भांपने की क्षमता बाबा साहेब में थी, उसे हम समझने का यत्न करेंगे तो हम नए नए रास्तों के बारे में सोचने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। उसी वॉल्यूम में एविडेंस बिफोर साउथ बोरो कमेटी में बाबा साहेब की घोर मेहनत नज़र आती है। समाज के कमज़ोर वर्ग की हालत जो किस संख्या में है, उनकी किस तरह से उपेक्षा की जाती है और उनके लिए क्या किया जा सकता है, इसका अभ्यासपूर्ण निवेदन बाबा साहेब ने कमेटी के समक्ष पेश किया था। इतनी कम उम्र का युवा होते हुए भी उनकी सोच की व्यापकता से हम स्तंभित हो जाते हैं। अगर आपको अपने निवेदन से सरकार को प्रभावित करना है तो इस प्रकार की मेहनत की ज़रूरत है। वॉल्यूम 2, इसमें बाबा साहेब के कार्यों का विस्तीर्ण नज़ारा देखने को मिलता है। जब वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में चयनित हुए तो उनका सर्वप्रथम भाषण अछूतों के समस्याओं का नहीं अपितु गरीब किसानों की समस्याओं पर था। यही नहीं, उनका पहला मोर्चा भी किसानों के लिए ही निकला था। अत्यंत जुल्मी खोती व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने किसानों को खड़ा किया और उसके विरुद्ध में बिल पारित कर किसानों को जुल्मी खोत लोगों से मुक्ति दिलाई। याद रहे, ये किसान उनके समाज के नहीं थे। ना ही बहुत से किसानों को बाबा साहेब के इस महान संघर्ष के बारे में पता है। इसी वॉल्यूम में उनके साइमन कमीशन के सामने दिए हुए अमर भाषण भी है। साथ ही साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उनके श्रम नज़र आते हैं। यह लगभग सभी को मालूम है। वॉल्यूम 3 और 4, धर्म के ऊपर उनके गहरे अध्ययन के बारे में पता चलता है। इसी वॉल्यूम में वो क्रांति और प्रतिक्रांति अध्याय में भारत का लुप्त किया गया इतिहास पुनर्जीवित करते हैं। दुर्भाग्य से यह लेख अपूर्ण रह गया। साथ ही साथ वो कार्ल मार्क्स और कम्युनिज्म के बारे में भी अपने अमूल्य विचार व्यक्त करते हैं। वॉल्यूम 5, अनटचेबिलिटी के बारे में वो सामाजिक, राजकीय
व धार्मिक इत्यादि विभिन्न अंगों से चिकित्सा करते हैं। याद रखिए, ऐसे ही लेखों की वजह से आखिर वो कानून बना पाए जिसकी वजह से अनटचेबिलिटी लगभग समाप्त हो ही गई। वॉल्यूम 6 इकोनॉमिक्स रिलेटेड। इसमें अर्थशास्त्र के उनके सखोल ज्ञान का पता चलता है। इसी में उनके द्वारा लिखा गया भारतीय अर्थशास्त्र में का ग्रंथ राज द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी है। इस ग्रंथ की खास बात यह है कि अंग्रेज़ों के इंग्लैंड में रहकर उन्हें ही बाबा साहेब ने चुनौती दे दी थी कि किस प्रकार इंग्लैंड की गलत नीतियों के कारण भारत का शोषण हुआ और वो कंगाल हो गया। उस वक्त के तमाम अर्थशास्त्रियों के तर्कों के एकदम विपरीत कठोर सत्य बिना किसी भय से बाबा साहेब ने सामने लाया। यहाँ तक कि उनकी सर्वोच्च डिग्री DSc भी खतरे में आ गई थी, परंतु उन्होंने अपने विचार बदलने से मना कर दिया और आखिर अंग्रेज़ प्रोफेसर्स को उनकी बात माननी ही पड़ी। क्या इससे पता नहीं चलता कि बाबा साहेब कितने बड़े देश प्रेमी थे? वॉल्यूम 7 हु वेर शूद्रास। यह वॉल्यूम तो हर किसी ने पढ़ना ही है। वॉल्यूम 8 पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। वॉल्यूम 9 व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन फॉर द अनटचेबल्स। वॉल्यूम 10 इन वॉइसरॉयस काउंसिल। इस वॉल्यूम में हमें बाबा साहेब के सर्वांगीण विचार और कार्य समझ में आते हैं। वो खुद अंडरग्राउंड माइंस में गए और मजदूर किन परिस्थितियों में काम करते हैं वो अपनी आंखों से देखा, उनकी समस्याओं को बारीकी से समझा और उन्हें कई सुविधाएं प्रदान की। उनके कष्ट दूर हो ऐसे कानून बनाने में उन्होंने देर नहीं की। DA, पेंशन, PPF, वर्कर्स यूनियन, मैटरनिटी लीव्स, काम के वक्त को कम किया आदि अनेक बहुमूल्य तोहफे उन्होंने हमें दिए। पानी और पर्यावरण जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर केवल सोचा ही नहीं अपितु उन्होंने कार्य भी किए। इस वजह से वो केवल पिछड़े समाज के ही नहीं बल्कि पूरे भारतीयों के बाबा साहेब बन गए। उनके इस ऑल इंक्लूसिव पॉलिसी को हमें गहरे तरीके से सोचने की बहुत ज़रूरत है। वॉल्यूम 11 बुद्धा एंड हिज धम्मा। यह सबसे महत्वपूर्ण वॉल्यूम है। इसको डिस्कस करने के लिए अलग सेशन लगेगा। बस हमें तथागत के और बाबा साहेब के रास्ते पे चलना है और कुछ नहीं। इस तरह वॉल्यूम 16 में बाबा साहेब ने अपनी तबीयत अत्यंत ख़राब होते हुए भी पलंग पर लेटे लेटे अपने पेट पर पेपर्स रखकर अथक परिश्रम से हमारे लिए जो पाली डिक्शनरी तैयार की ताकि हम बुद्ध के ओरिजिनल विचारों को अच्छी तरह से जान लें। क्या बाबा साहब का यह कष्ट हम ऐसे ही व्यर्थ जाने दें? वॉल्यूम 12 में एंशियंट इंडियन कॉमर्स इतिहास का पता चलता है। वॉल्यूम 13, 14 और 15 में उनके भारत के प्रथम कानून मंत्री होते हुए उनके किए गए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य पता चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना तथा उनका महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हिंदू कोड बिल कैसे डिस्कस हुआ, यह सब रोचक जानकारी मिलती है। वॉल्यूम 17 2 भागों में है और उनके ऐसे ह्यूमनिस्ट किए गए कार्यों का लेखा जोखा है। हम लोग रोते रहते हैं कि जैसे दूसरे प्रोफेशंस के लिए एक विशिष्ट शिक्षा अथवा ट्रेनिंग अनिवार्य है, पर हमारे नेता तो कोई भी बन जाते हैं, है ना? क्या आपको पता है कि योग्य और कॉम्पिटेंट नेता बनाने के लिए उन्होंने बिल्कुल MBBS या इंजीनियरिंग जैसा कोर्स डिज़ाइन किया था और यही नहीं, ऐसा एक कॉलेज भी निर्माण किया था जिसमें पढ़ के कुशल राजनेता बनने और देश को सही दिशा में ले जाने का सामर्थ्य था। दुर्भाग्यवश बाबा साहेब के अचानक हुए महापरिनिर्वाण के कारण वह कॉलेज लगभग 1 साल चलकर बंद हो गया। क्या आपको लगता नहीं कि देश में इस तरह का अनूठा और एकमात्र कॉलेज जो बाबा साहेब ने निर्माण किया था वह फिर से कार्यरत हो और अत्यंत प्रभावशाली राजनेता उससे बने और देश को सुपर पावर बनाए? ऐसे ऐसे कितने कार्य हैं जो बाबा साहेब ने लिख के रखे हैं, जो हमारे लिए दीप स्तंभ है, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं और जिनके पढ़ने से, चिंतन करने से हम न केवल डिप्रेशन से बाहर आते हैं अपितु स्वयं का, अपने लोगों का और इतना ही नहीं
पूरे देश और मानव जाति का कल्याण करने का सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर रुकिए नहीं, आज ही बाबा साहेब की सभी किताबें न केवल जमा करना शुरू करें, अपितु उन्हें पढ़ना और चिंतन करना भी शुरू कर दें। सबका मंगल होगा, परिवर्तन होगा, ज़रूर होगा, धीरे धीरे होगा, पर हमको उस रास्ते पे चलना होगा जो बाबा साहेब ने, तथागत बुद्ध ने हमें दिखाया था। जय भीम, जय भारत।